हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के पीवाईक्यूज लेके आए हैं। ये पीवाईक्यूज ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो आपके इससे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 19 क्लासेस करा दी। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी अच्छे से देखिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से एग्जाम दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, यानी कि ईवीएस की सिफारिश की थी। कौन सा ऐसा एनसीएफ था जिसने जो थी प्राथमिक स्तर पर जो फर्स्ट टू फिफ्थ पर कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्या की थी, ईवीएस की क्या की थी कि मतलब ईवीएस को पढ़ाया जाए सिफारिश की थी। तो कौन से एनसीएफ ने की थी? यहाँ पे जो एनसीएफ ने की थी वो एनसीएफ 1988 ने की थी। किसने की थी? एनसीएफ 1988 ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 42 भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। देखिए स्थानांतरित खेती करने का रिवाज कहाँ है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थानांतरित जो खेती होती है उसका जो रिवाज है वो कहाँ है। तो स्थानांतरित जो खेती की जाती है हमारी की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में क्या की जाती है? स्थानांतरित खेती का रिवाज है और इसे झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। जो स्थानांतरित खेती है उसे क्या कहते हैं? हम झूम कृषि भी कहते हैं। ये जो थी ये एक आदिम प्रकार की कृषि है। झूम खेती कैसी है? वो एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। देखिए झूम खेती में क्या होता है, कुछ खेती की उसके बाद कुछ समय के लिए उस जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या है? नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत होता है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है? विद्युत है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा सही नहीं है कौन सा कथन। तो कौन सा कथन जो है वो हमारा सत्य नहीं है। तो क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जो बांध होते हैं वो क्या करते हैं? टिकाऊ विकास को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। तो जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सत्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो जल जो हमारे क्या है, क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जल विद्युत हैं वो क्या करते हैं? जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोत्साहित करते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है इसमें। और क्या कर रहे हैं? बांध के बनने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है जिससे उसमें क्या होता है? प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं। बांध एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव दीर्घकालिक रूप से प्रकट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। कौन सा है? 44 है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी क्या है? देखिए जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है और आपका मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 जो है उपस्थित प्रमुख 3 हाउस गैसें हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है आपकी और मीथेन भी है और आपकी जल वाष्प भी है। तो आपके क्या हो गया? उपयुक्त सभी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 45। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि जो भारत इंडिया है उसमें ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो वो क्यों नहीं होते हैं? मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो वो जो होते हैं ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। ठंडे रेगिस्तान कहाँ रहते हैं? हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। देखिए जो ताजमहल है तो उसका जो कलर जो है वो कैसा हो गया? पीला येलो हो गया। तो उसके पीले होने का कारण कौन सा है? तो कौन जिम्मेदार है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है? ताजमहल के पीले होने का लिए जिम्मेदार है। देखिए ताजमहल कह रहे हैं कि ताजमहल के आसपास स्थित जो है रबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल
फैक्ट्रियां जैसी आदि के कारण वातावरण में जो विषैली गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण जो होता है, जो ताजमहल का कलर है, रंग है, वो कैसा हो गया, पीला हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। जो गोलकोंडा किला था, फोर्ट था, वो किसने बनवाया था, ये बनवाया था काकतीय राजवंश ने। किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। तो गोलकोंडा या फिर इसे बोलता है गोलकोंडा भी बोलते हैं, गोलकोंडा भी बोलते हैं। किला दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है, जिसका निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है, तो द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान बताना है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं द्रव्यमान। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है, आयतन। अब हमें किसका क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे, जो द्रव्यमान है उसको यहाँ पर क्या ले आएंगे, द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान हो गया, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा क्या है, आयतन इंटू घनत्व। क्या होगा, आयतन मल्टीप्लाई, और फिर आ जाएगा आपका घनत्व। क्या आ जाएगा, घनत्व। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, आपका दे रखा है यहाँ पे, देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। देखिए यहाँ पे आएगा घनत्व नहीं होगा, यहाँ पे आएगा, इससे पहले हमारा लिखा है 15 gml, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 15 gml, ठीक है। तो आपका ये होगा। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 gml। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो घनत्व है आयतन, तो आयतन जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे आयतन लेंगे तो हमारा कितना है, 15 आयतन हो गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3, घनत्व हमारा कितना है, 3 यहाँ पे जो ml दे रखा है, आपका क्या देखा है 3 ml। तो हम इसका किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 ग्राम। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 45 ग्राम आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 gml आ जाएगा, ग्राम या फिर मिलीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है। देखिए तो आदिश राशि को हमें बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है, कौन सी राशि है, आदिश राशि। तो आदिश राशि जो है वो हमारे क्या है, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है वो हमारा क्या है, आदिश राशि है। तो जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों होती है, कहने कि जिन राशियों में मात्रा भी होती है, ठीक है, और दिशा भी होती है, तो वे सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे वेग है, बल है, संवेग आदि। और जिन राशियों में केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, तो वो दिशा नहीं होती, उन्हें आदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल है, द्रव्यमान है, दूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 50। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पे 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। कह रहे हैं कि एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश की किरण जो है वो क्या होती, गुजर नहीं सकती, तो वो कहलाती, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी क्या होता है, तो ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती, तो अपारदर्शी कहलाती। जैसे दीवार, तो दीवार हमारी क्या होगी, दीवार से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिससे जो होती है आर पार हो जाए चीज़, तो उसे कहते हैं। जैसे कि कांच, शीशे से क्या है, एक इधर से उधर जा सकती है। और ऐसी वस्तु जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश किरण पार हो जाए, परभासी कहलाती। क्या कहलाती, परभासी। जैसे कि कागज़। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस आपके 5 वीडियोस में कंप्लीट करा दिए, और इससे पहले जो वीडियोस आई हैं वो आपके 30 क्वेश्चंस कराए गए, और इसमें मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक ही क्वेश्चंस के कई आंसर भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग को और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।